पिछली कक्षा में हमने यानी कि अज्ञे के भाव पक्ष के बारे में पढ़ा, जो मुख्य बिंदु 11 बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जो इनके काव्य शास्त्र का हमारा दूसरा पक्ष है वो है यानी कला पक्ष, जिसमें भाषा, शैली, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, वैचित्र्य, जितनी भी जो चीजें हैं जो काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करती है उनके बारे में हम जानेंगे कि उनमें से कलागत सौंदर्य पर सबसे ज्यादा लिखे हैं। भाव सौंदर्य इनका गुण है। ये कवि क्योंकि उन्होंने कला का ही सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया, इसलिए इनके काव्य में कलागत सौंदर्य की विशेषताओं को देखा जा सकता है। तो आइए अब हम कला पक्ष के बारे में, अज्ञे के कला पक्ष के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन चल रहा है अज्ञे के काव्य शास्त्र का। ये दूसरा भाग है कला पक्ष। अज्ञे ने अपने कला पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने भाषा की नवीनता, नवीन प्रतीक योजना, नवीन बिंब योजना, छंद योजना, नए मानों का प्रयोग, नई शैली, नई काव्य शैली रूप, ये सभी कला पक्ष के अभिन्न अंग रहे हैं। कला पक्ष के अज्ञे के काव्य में प्रमुख अंग रहे हैं। प्रमुख अंग रहे हैं ये हम कह सकते हैं। तो अज्ञे ने अपने कला पक्ष का सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने भाषा की नवीनता, नवीन प्रतीक योजना, नवीन बिंब योजना, नवीन छंद योजना, नए मानों का प्रयोग, नई काव्य शैली यानी काव्य शैली, इन सभी कला पक्ष के रूपों को हम इनके काव्य में देख सकते अंग रहे हैं, जिनका सामान्य परिचय इस प्रकार है, यह हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाषा का नवीन स्वरूप। यह हम पहले बिंदु के रूप में लेंगे। भाषा का नवीन स्वरूप यानी भाषा को किस रूप में उन्होंने अपने सामने रखा है। अज्ञे प्रयोगवादी कवि होने के कारण, अज्ञे प्रयोगवादी कवि होने के कारण उनकी भाषा में विविधता देखी जा सकती है, यानी भाषा की विविधता देखी जा सकती है। अज्ञे ने शुद्ध साहित्यिक
खड़ी बोली में अपनी रचनाओं का विधान किया है, यानी बनाया है, का विधान किया है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ शैली, संस्कृत निष्ठ भाषा को, उन्होंने संस्कृत भाषा को प्रमुखता दी है। भाषा में उन्होंने विदेशी शब्दों का भी समावेश कर लिया है। उन्होंने भूगोल, विज्ञान, गणित, समाज शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान यानी कि कला, सभी संदर्भों से भाषा को ग्रहण किया है। भाषा सरल होने पर भी बौद्धिकता से परिपूर्ण है। प्रयोग का सहज प्रभाव भाषा में देखा जा सकता है। भाषा का सरल होने पर भी बौद्धिकता से परिपूर्ण है। प्रयोग का सहज प्रभाव भाषा में भी देखा जा सकता है, यानी भाषा को भी नए रूप में उन्होंने सामने रखा है, यानी भाषा को नए रूप में डालने का प्रयास किया है। अज्ञे ने प्राचीन भाषा से हटकर नवीन भाषा के वैज्ञानिक रूप को स्वीकार किया है। अज्ञे ने प्राचीन भाषा से हटकर नवीन भाषा के वैज्ञानिक रूप को स्वीकार किया है। यह हम इस प्रकार ये भाषा की विशेषता है। अब दूसरी जो विशेषता है वह आता है प्रतीक योजना किस रूप में रही है। अज्ञे ने प्रतीकों का भी नवीन प्रयोग किया है।
अज्ञे ने यह प्रतीक, अज्ञे ने यह प्रतीक सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रकृति, प्रकृति, विज्ञान, विज्ञान, पुराण, इतिहास, पुराण, इतिहास, 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 भूगोल, भूगोल, यानी प्रकृति, विज्ञान, पुराण, इतिहास, भूगोल, आदि से नवीन प्रतीकों का संग्रह किया है, यानी इनसे लिया गया है, सामाजिक जीवन से, प्रकृति से, विज्ञान से, पुराण से, इतिहास से, भूगोल से, इन नवीन प्रतीकों को, क्योंकि ये विज्ञान के विद्यार्थी थे इसलिए उन्होंने बौद्धिकता के आधार पर प्रतीकों का चयन किया है। ये हम कह सकते हैं उन्होंने बौद्धिकता के आधार पर प्रतीकों का चयन किया है। जैसे दीप कविता में दीप व्यक्ति का प्रतीक है तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है। उसी प्रकार नदी के द्वीप कविता में नदी को मां के प्रतीक रूप में सामने रखा है तथा द्वीप को शिशु के प्रतीक रूप में माना है। सांप कविता भी एक व्यक्ति चरित्र का नवीन प्रतीक है, ये हम कह सकते हैं। अज्ञे की रचना, अज्ञे ने प्रतीकों का भी नवीन प्रयोग किया है। अज्ञे ने यह प्रतीक सामाजिक जीवन, प्रकृति, विज्ञान, पुराण, इतिहास, भूगोल आदि से नवीन प्रतीकों का संग्रह किया है। उन्होंने बौद्धिकता के आधार पर प्रतीकों का चयन किया है। जैसे दीप कविता में, ये कविता का नाम है दीप कविता में दीप व्यक्ति का प्रतीक है तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। उसी प्रकार नदी के दीप कविता में नदी को मां के प्रतीक के रूप में सामने रखा है तथा दीप को शिशु के प्रतीक के रूप में माना है। सांप कविता भी एक व्यक्ति चरित्र का नवीन प्रतीक है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जो वहीं से लिया गया है। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला
स्नेह भरा, स्नेह भरा, गर्व से, गर्व से, मदमाता, मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दो, मदमाता पर इसको भी पंक्ति दो, पंक्ति दो। यानी समाज में महत्वपूर्ण स्थान, एक व्यक्ति है वो अकेला है, अगर उसे समाज से जोड़ दिया जाए तो उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसकी जो कलाएं हैं, वो समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अपने जीवन को लिए और अधिक कष्टदायी हो सकता है। यदि यह समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा और वह अपनी कलाओं से, अपने कार्यों से समाज को भी नई प्रगति की दिशा की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार से ये नवीन प्रतीकों का प्रयोग है जो कवि ने किया है। अब हमारा अगला जो है तीसरा बिंदु है, इसका वो है बिंब योजना। तो अगला आता हमारा वो है बिंब योजना, तीसरा बिंदु। वो आता है, बिंब का मतलब होता है शब्द चित्र, जिसे हम कह सकते हैं कि शब्दों के माध्यम से जो आकृति या रूप बन जाता है, कोई शब्द होते हैं वो उस वस्तु का अक्ष बना देता है हमारे सामने, उसे हम कहते हैं बिंब योजना। बिंबात्मक भाव, यानी वह प्रतिबिंब बन जाता है, ऐसा रूप बन जाता है, उसे हम बिंब योजना का नाम दे सकते हैं। अब हमारा तीसरा बिंदु है कला पक्ष का, वो है बिंब योजना। बिंब योजना, अज्ञे ने बिंब योजना को किस रूप में सामने रखा है? कवि अज्ञे ने अपने काव्य में नवीन बिंबों की कल्पना की है, कल्पना की है, ये हम कह सकते हैं। अज्ञे ने अपने काव्य में नवीन बिंबों की रचना की है। बिंब, बिंब शब्द चित्र, बिंब शब्द चित्र के आकार, बिंब शब्द चित्र के आकार का परिचय देते हैं, आकार का परिचय देते हैं, ये हम कह सकते हैं। कवि अज्ञे ने भोर का तारा नामक कविता में नवीन बिंब की सृष्टि की है, ये हम कह सकते हैं। अज्ञे ने भोर का तारा नामक कविता में, ये कविता का नाम है भोर का तारा नामक कविता में नवीन बिंब की सृष्टि की है। बिंब योजना से कविता में नयापन आ जाता है, जैसे असाध्य बिना किरीटी वृक्ष का
बिंब रूप रही है, बिंब रूप रही है। जैसे असाध्य वीणा किरीटी वृक्ष का बिंब रूप रही है। बिंब वस्तु की वास्तविक स्वरूप से परिचय कराता है, परिचय कराता है। उदाहरण है, क्या है? परिचय कराता है। सूर्य उदय के बिंब का नवीन स्वरूप देखिए, नवीन स्वरूप देखिए, क्या हम कह सकते हैं। ये उदाहरण है। तो ये है भोर का तारा, भोर का तारा बावरा अहिरी, बावरा अहिरी पहले बिछाता, पहले बिछाता, बिछाता है आलोक, आलोक की लाल लाल कनिया, लाल लाल कनिया। इस तरह से यह है बिंब योजना के स्वरूप को। सूर्योदय में बिंब का नवीन रूप हम देख सकते हैं या अनुभवित कर सकते हैं। तो ये बिंब योजना। अब अगला हमारा आता है चौथा जो विशेषता है कला पक्ष की, वो है छंद योजना। छंद योजना, छंद योजना को किस रूप में सामने रखा है? देखिए, अज्ञे ने छंदों का भी सामान्य सृजन किया है। मात्रिक एवं वर्णिक छंदों का प्रयोग कविताओं में स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। छंद के कारण काव्य में राग, लय, गति, यति, संगीत का स्वरूप सामने प्रकट होने लगता है, ये हम कह सकते हैं। मुक्त छंद का भी प्रयोग देख सकते हैं, मुक्त छंद का भी प्रयोग देख सकते हैं। मुक्त छंद का प्रयोग भी दे सकते हैं। जैसे कांगड़े की चोरियां, कांगड़े की छोरियां, कांगड़े की छोरियां, कुछ गोरियां कुछ
गोरियां, कुछ भोरियां, कुछ भोरियां, भोरियां, लाला जी जेवर बना दो, लाला जी जेवर बना दो, खाली करो तिजोरियां, खाली करो तिजोरियां। तो इस प्रकार से ये राग और लय के उत्पन्न करने के लिए उन्होंने किया है। कांगड़े की छोरियां, कुछ गोरियां, कुछ बोरियां, लाला जी जेवर बना दो, खाली करो तिजोरियां। तो इस तरह से ये छंद योजना का प्रभाव। तो इस प्रकार ये छंद का प्रयोग है। अब हमारे आता है पांचवा बिंदु, वह आता है हमारे, वो है छंद के बाद में नए उपमानों का प्रयोग। किस तरह से उपमानों का उन्होंने नए रूप में हमारे सामने चित्रण किया है। नवीन उपमानों का प्रयोग ये हम लिख सकते हैं। अर्थात जो पिछले उपमाने थे, जो हमारे सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जितने भी कवियों ने उपमानों का प्रयोग किया है, चाहे छायावादी कवियों ने ही किया हो, लेकिन इन्होंने उनसे हटकर, अलग हटकर के उपमानों का प्रयोग। तो अब आएगा हमारा जो अगला है, वो है पांचवा बिंदु, वो है नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमानों, नवीन उपमानों का प्रयोग, क्योंकि प्रयोगवादी कवि हैं, तो किस तरह से इन्होंने पिछले उपमानों से बढ़कर माना है या अलग किया है। अज्ञे ने प्रयोगवादी काव्य में नए उपमानों को काव्य में स्वीकार किया है, स्वीकार किया है। वे प्राचीन उपमानों को अस्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, प्राचीन उपमानों को अस्वीकार करते हैं। तो बौद्धिकता की छलांग में, बौद्धिकता की छलांग में, बौद्धिकता की छलांग में प्राचीन रूढ़िगत, प्राचीन रूढ़िगत, पुराने बासे उपमानों को वे बौद्धिकता की छलांग में प्राचीन रूढ़िगत पुराने बासे उपमानों को वे काव्य की शोभा नहीं मानते, शोभा नहीं मानते, अपितु वे काव्य में उसे दोष मानते हैं, दोष मानते हैं। इसलिए नए उपमानों को कविता में स्थान दिया है, उपमानों को स्थान दिया है।
जैसे 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 सपने के टूटने की अनुभूति, टूटने की अनुभूति मेरे मेरे सपने टूट गए ऐसे बुझा हुआ पापड़ हो जैसे। तो यहां अपने सपने की तुलना पापड़ से दे दी है। जैसे पापड़ कट जाता है, टूट जाता है, तो वैसे भी तो यहाँ पापड़ हो गया। यह जो सपना है वो पापड़ किस्म का है। तो पिछले कवियों ने कोई भी इस तरह का उपमान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार नूपुर की मधुर ध्वनि भी कवि को नवीन उपमानों में विचित्र लगती है, जैसे वह सुनता रहा, जैसे वह सुनता रहा मधुर नूपुर ध्वनि, वह सुनता रहा नूपुर ध्वनि, यद्यपि वह सुनता रहा नूपुर, यद्यपि बजती थी चप्पल। तो यहां पर ये चप्पल की आवाज कैसे सुनाई दे रही है, उसको मधुर ध्वनि की बस तो मधुर ध्वनि है, सुनाई दे रही है चप्पल की। तो यह नवीनता के चक्कर में यहाँ पर विशेष उपमान आ गए हैं। ये उपमान है, चप्पल क्या है, उपमान है, उपमा दी गई है। नूपुरों की उपमा चप्पल से दे दी, पापड़ की उपमा सपनों से दे दी। तो सपने कैसे टूट गए, जैसे पापड़ हो। नूपुर ऐसे सुनाई दे रहे जैसे चप्पल बज रही हो। तो यहाँ पर नए उपमानों का प्रयोग है। इसी प्रकार से हमारा छठा है, वो है नवीन शैली की विशेषता। नवीन शैली, नई शैली। प्रयोगवादी कवियों ने नए प्रतीक, नए उपमान, नए बिंब की भांति नवीन शैली को भी प्राथमिकता दी है। उदाहरण है, जैसे खामोश हो, होश न खो, होश न खो, रो मगर जी। जिंदगी संसार की
आखिर जीतूं। तो इस तरह से ये है, क्या है, नवीन शैली, यानी कि एक नई भाषा के नए रूप में, टुकड़े टुकड़े रूप में, उससे नए रूप में सामने रखा है। ये सारी विशेषताएं इनकी कही जा सकती है। तो इस तरह से हमारा नवीन शैली, ये 6 मुख्य पॉइंट हमारे कला पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। अब आता विशेष। अब हम ये विशेष लिख सकते हैं। विशेष में देखिए किन रूपों को स्वीकार किया है। विशेष यानी निष्कर्ष रूप में, निष्कर्ष। इस प्रकार अज्ञे का भाव व कला पक्ष, इस निष्कर्ष में कह सकते हैं, इस प्रकार अज्ञे का भाव व कला पक्ष काव्य में नवीनता के भावबोध का दर्शन कराते हैं। अज्ञे ने भाव पक्ष में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, श्रृंगार, मनोभाव, तनाव, हर्ष, सबका मन भावन चित्रण किया है। कला पक्ष में भाषा, शैली, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, उपमान आदि, इनकी कलागत विशेषताओं को प्रकट करता है। अज्ञे का काव्य सौष्ठव प्रयोगवादी काव्य का श्रेष्ठतम अज्ञे का काव्य सौष्ठव प्रयोगवादी काव्य का श्रेष्ठतम स्वरूप है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये निष्कर्ष एक सामान्य शैली में, हमें निष्कर्ष में कोई अधिक नहीं लिखना है। तो इस प्रकार यह हमारे अज्ञे का काव्य सौंदर्य है, या हम क्या भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर जो जो विशेषताएं हमें देखने को मिली उसके बारे में हमने पढ़ा। तो यह हमारा जो क्वेश्चन था यहीं पर अब पूर्ण होता है। भाव और कला पक्ष दोनों का ही हमने बारी बारी से अध्ययन किया। अब अगले जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।